हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग पुनर्जागरण को पढ़ रहे हैं। पिछले ही क्लास से हम लोग पुनर्जागरण को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग पुनर्जागरण से क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा को जाने थे और इसे हम बहुत डिटेल में ही हम लोग पढ़े थे। इसलिए आज जो है हम सबसे पहले पुनर्जागरण क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा को ही पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का कारण क्या है। पुनर्जागरण का अर्थ हमने पिछली क्लास में जैसा कि हमने बताया कि फिर से जागना या फिर से जन्म यानी पुनर्जन्म। ठीक है, फिर क्यों जो है, क्या कारण है फिर से जन्मने का, पुनर्जन्म का क्या कारण है या पुनर्जागरण का क्या कारण है। आइए आज हम इसी चीज को जानते हैं, इसका कारण को जानते हैं, पुनर्जागरण का कारण। ठीक है, पुनर्जागरण यूरोप की एक आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप, क्योंकि पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ होता है, तो कहा जाता है कि जो पुनर्जागरण है ये आकस्मिक घटना नहीं थी जो किसी अमुक दिन अमुक घटना घट गई हो। क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया कि पुनर्जागरण 1300 ईस्वी में वो आंदोलन होता है, 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण का चर्चा होता है और फिर 1600 ईस्वी तक में जो है पूरे यूरोप में फैलता है, यानी 300 वर्ष लग जाता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये मतलब कि आकस्मिक घटना नहीं है और ये किसी अमुक दिन, यानी इसका कोई डेट तय नहीं है कि फलाना वर्ष फलाना दिन जो है फलाना टाइम में जो है ये घटना घटी। इसके पूर्ण होने में कई सदियां लग गई। कई सदियां मीन्स कई 100 वर्ष लग गए। यानी पिछले क्लास को जब आप पढ़िएगा तो 1300 ईस्वी से शुरू होता है और 1600 ईस्वी तक में जो है पूरे यूरोप में फैलता है। इसलिए कहा है कि कई सदियां लग जाता है। इसके संबंध में डेविस ने इस मत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि पुनर्जागरण विकास की एक क्रमिक विधि थी जिसने कि अपनी चरम सीमा पर पहुंचने में 2 या 3 शताब्दियां ली। इसका प्रारंभ किसी एक कारण से ना होकर अनेक कारणों से हुआ था। यानी पुनर्जागरण का कारण जो है कोई एक कारण नहीं है जो हम बता दें, कई कारण है। कई कारण में क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहला है धर्म युद्ध। सबसे पहला है धर्म युद्ध। ठीक है, सबसे पहला है धर्म युद्ध। अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु ईसाइयों को तुर्की के मुसलमानों के साथ कई धर्म युद्ध करने पड़े। ईसाई और मुस्लिम के बीच धर्म युद्ध होता है और धर्म युद्धों में यद्यपि ईसाई लोग जो है तुर्की पर विजयी नहीं हुए, पर इन युद्धों का यूरोप पर काफी प्रभाव पड़ा। ठीक, विजयी नहीं हुए लेकिन क्या हुआ, यूरोप पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और इन युद्धों की पराजय से ईसाइयों को अपनी अवस्था का ज्ञान हो गया। ठीक है, अपनी अवस्था का ज्ञान हो गया और वे संगठित होकर विदेशों में जाने लगे। इन युद्धों में भाग लेने के कारण वे पूर्वी देशों के संपर्क में आए। इन युद्धों में भाग लेने के कारण यूरोप वासियों को समुद्री मार्गों का भी ज्ञान हो गया, जिससे कि यूरोप वासी अब पूरब में जाने से नहीं हिचकते थे। धीरे धीरे पश्चिम भी आए, उसके बाद जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि चारों तरफ समुद्री मार्ग का पता चला। उसको ये पता चला कि समुद्र के मार्ग से जो है यहाँ वहाँ जा सकते हैं, जाया जा सकता है। फिर उसके बाद वो व्यापार करने लग गए। ठीक है, जिसके कारण जो है हम लोगों के यहाँ भी आया तो हम लोगों की मानसिकता को पढ़ के देख के गुलाम बनाया। दूसरा है छापा खाने का आविष्कार। यानी कोई भी अगर हम कुछ लिखे हैं उसको छापना कैसे है, इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, हम शॉर्ट में जो है मूल बातें को हम पढ़ाते चलेंगे, लेकिन आप इसका जो कीवर्ड है, की पॉइंट्स है, पॉइंट्स को लिखेंगे एग्जाम के व्यू से। एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स लिखने के बाद जो हम जिस
बात पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को आप लिख सकते हैं और ये पूरे डिटेल से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कारण हुआ? छापा खाने का भी आविष्कार हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन की सफलता का श्रेय छापा खाने को भी जाता है। इसके अभाव में साहित्य और जो विज्ञान ग्रंथ था उसकी उपलब्धि जो है जनसाधारण को किस प्रकार पहुंचा जा सके, किस प्रकार सारे लोग जो है विज्ञान में लगे, व्यापार में लगे, यानी कि शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार से हो, इसके छापने का आविष्कार, पुस्तक छपाई, प्रकाशन करने लगा और इसे सस्ता करने लगे। ठीक है। इससे क्या हुआ? पुस्तकें अधिक संख्या में छपने लगी, लोगों की पढ़ने की आदत हुई, बाइबिल पुस्तक अब घर घर में होने लगा। ठीक है। ये सारे कारण है पुनर्जागरण का। ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है कुश्तुजुनिया पर तुर्की का अधिकार। ठीक है। कुश्तुजुनिया पर तुर्की का अधिकार, ये क्या है? ये है 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्की ने बोइज़ाइंटाइन साम्राज्य की राजधानी पर अधिकार कर लिया, जबरदस्ती अधिकार किया। और कुश्तुजुनिया ने पूर्वी और इजराइल साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यूनानी विद्वानों और कलाकारों का केंद्र बन गया। पर तुर्की के अत्याचार से पीड़ित यूनानी विद्वान जो है शरण लेने हेतु पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम में आ गए। ठीक है। शून्य के विद्वान अपने साथ कई अमूल्य ग्रंथ भी लाए थे। यूरोप वासियों ने अपनी प्रवृत्तियों में सुनी विचारों को स्थान देना प्रारंभ किया। जीवन के क्षेत्र में नए विचार पनपने लगे और लोगों में नए नए दृष्टिकोण सोचने की जिज्ञासा हुई। ठीक है। अगला जो पॉइंट है मानवतावाद। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द ह्यूमनिस्ट से निकला है, जिसका अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। मानववादी मनुष्य की धर्मशास्त्र के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वे जनसाधारण को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य पर जोर देते थे। इस युग में पेट्रोक, बोकेसियो तथा ब्रेकन जो है नामक प्रसिद्ध विचारक हुए। बेकन नामक प्रसिद्ध विचारक हुए। ये ब्रेकन नहीं होगा, बेकन है। ठीक है। बेकन है, बेकन। उन्होंने तर्क और प्रयोग पर जोर दिया। तर्क और उनके विचार से मनुष्य चर्च और धार्मिक बंधनों से अपने आप को मुक्त समझने लगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि नगरों का विकास हुआ। नगर, नगर मीन्स राज्य। देखिए, ये जो राजनीति विषय है वो नगर से ही आया है। नगर आया, नगर राज्य आया, नगर राज्य से राजनीति आया। ठीक है। नगर का विकास हुआ। मध्य युग की समाप्ति तक यूरोप के विभिन्न देशों में बड़े बड़े नगर जो है आबाद हो गए। ठीक है। ये लिखने में मिस्टेक हुआ, आबाद हुए। व्यापार के विकसित होने के कारण धनी व्यापारी वर्ग नगरों में निवास करने लगे। धन की प्रचुरता से उनकी इच्छा दिनों दिन में वृद्धि होने लगी और उसका जीवन विलासिता, सुख सुविधा की ओर जो है उन्मुख होने लगा। नगरों के ये धनी लोग कुछ धार्मिक बंधनों से अपने आप को मुक्त मानने लगे और उन्होंने धार्मिक कठोर नियमों की अवज्ञा कर स्वतंत्र चिंतन करना प्रारंभ किया। ये था पुनर्जागरण का कारण। अगला है वैज्ञानिक चेतना। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषण पर मनुष्यों के आत्मविश्वासों का मतलब कि जो था अब उन्नति जो है उसका जो है विरोध किया, उसका अंत किया। रोजर बेकन, गैलीलियो, कोपरनिकस आदि ने प्रयोगों और विचारों के आधार पर सत्य को खोजने का प्रयास किया। ठीक है। पर सत्य। अगला है भौगोलिक खोज भी हुआ। भौगोलिक खोज मीन्स भू का खोज हुआ। ठीक है। यूरोप के पुनरुत्थान और विकास में भौगोलिक अन्वेषण का सबसे बड़ा हाथ है। यूरोप का जो पुनरुत्थान हुआ है, जो विकास हुआ है, जो यूरोपवासी जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, उसमें भौगोलिक खोज का बहुत बड़ा हाथ है। इन भौगोलिक खोजों से व्यापारियों के समक्ष व्यापार का क्षेत्र विस्तार होने लगा। तुर्की ने जब कुश्तुनिया पर अधिकार कर लिया तब पूर्वी यूरोप के व्यापार को धक्का लगा और व्यापार के लिए नए नए मार्ग खोजने लगे। ठीक है। ये सारी जो है बातें हैं। आप सिर्फ जो है कीवर्ड पर जो है ध्यान देंगे, की पॉइंट क्या है इस पर ध्यान देंगे और इसे लिखने का प्रयास करेंगे। अगला जो कारण है व्यापारिक क्रांति। व्यापार में क्रांति आया। भौगोलिक जब खोज हो गया उसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापारिक क्षेत्र जो है विस्तृत हुआ। पूर्व में यूरोपवासी भारत और पश्चिम में अमेरिका तक जो है व्यापार करने लगा।
व्यापार में अर्जित पूंजी से नवीन नए नए जो है कला पर आधारित भवन बनाने लग गए। फुर्सत के समय में पुस्तकों का भी अध्ययन करने लग गए। राजनीति व प्रशासन में भाग लेने लग गए। शासन प्रणाली में परिवर्तन होने लगा। व्यापार के माध्यम से जिन देशों के संपर्क में आए उनके विचारों में भी जो है अपना अपना स्थान बनाने लग गए। आगे की प्रक्रिया होता है कि पूंजीवाद का उदय हो जाता है, क्योंकि जब व्यापार किया, जो बहुत व्यापार किया और लोगों के पास जो है पूंजी होने लगा, तब क्या हुआ, पूंजीवाद का विचार आ गया, पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। व्यापारिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप के देशों में पूंजीवाद का सूत्रपात हुआ। अपने धन की सहायता से धनी वर्ग ने शासकों को शक्तिशाली बनाया और इन धनी लोगों ने ही मानवतावादी विचारधारा को अपनाकर परलोक की चिंता को छोड़ दी और इस लोक में अपना जीवन सुखी बनाने का प्रयास किया। ये सब बातें इस बात का प्रमाण देती है कि यूरोप अब नई कला व सभ्यता की ओर जो है क्या होने लगा, उन्मुख होने लगा। अगला पॉइंट है स्कॉलास्टिक विचारधारा का प्रभाव। स्कॉलास्टिक विचारधारा का आधार आर्खू का तर्कशास्त्र और सेंट ऑगस्टाइन का तत्व ज्ञान था। इस विचारधारा में व्यक्ति धर्म और तर्क दोनों में विश्वास करने लगे। 15वीं शताब्दी के बाद यह दो विचारधारा में विभक्त हुआ, यानी विभाजन हो गया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार धर्म शास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा आवश्यक था। मार्टिन लूथर इस विचारधारा के प्रणेता थे। किस विचारधारा के? आधुनिक विचारधारा की। दूसरी धारा ने जो प्राचीनता पर आधारित थी, तर्क पर विशेष जोर दिए, यानी लॉजिक पर, यह थॉमस एक्विनास के विचारों से प्रभावित था। एक तरफ मार्टिन लूथर और दूसरी तरफ एक्विनास। अगला जो पॉइंट है वो है ये जो है विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत कुबलाई खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। पेकिंग व समरकंद अंतर्ययी सांस्कृतिक केंद्र बन गया। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ये इतने कारण होने के बाद आपको ये जानना होगा कि इसका परिणाम क्या निकला। आइए हम परिणाम को भी जान लेते हैं। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी थे, बहुत ही दूरगामी हुआ। इसका कारण यूरोप के जीवन में परिवर्तन आया। मध्यकालीन मान्यताओं व परंपराओं का अंत हो गया। जो मध्यकाल में जो मान्यताएं थी, जो मान्यताएं प्रचलित थी और जो परंपरा था, जो पुरानी काल से जो परंपरा आ रहा था, वो सब खत्म हो गया। क्या आया? आधुनिक युग की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है वैचारिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, पुनर्जागरण ने लोगों की जो चिंतन है उसमें स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे चारों की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि इससे पूर्व धर्माधिकारी जो कुछ भी जनता को बताते थे, लोग आंख बंद करके उसका अनुमोदन करते थे, उसका अनुकरण करते थे और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन विचार करने का कुछ भी अधिकार नहीं था। परिणाम स्वरूप लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई थी और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पुनर्जागरण काल में तर्क का महत्व बढ़ा। जो वस्तु तर्क के आधार पर खरी उतरी, उसी पर जो है लोगों ने विश्वास करने लगा, जिसके कारण विज्ञान का भी जो है आविर्भाव होता है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है। राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद जो अभी प्रचलित है, देखते हैं कि पहले जो है राष्ट्र है, कब हम हैं, ये प्रचलित हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम क्या निकला कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो गया। लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति के विकास में रुचि बढ़ने लगा। स्थानीय भाषा की में विकास हुआ, इसीलिए जो है राष्ट्रीय भावना का जो है उदय होता है। अगला जो पॉइंट आता है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। जितने भी भौतिक वस्तुएं देख रहे हैं, लोगों की आवश्यकता अनुसार सारे काम, सारे वस्तुएं, ठीक है, हो, इसका आविष्कार होता है। समझ जाइए कि भौतिकवादी दृष्टिकोण में क्या क्या होता है। सब कुछ का जो है विकास हुआ, लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो है सारे कुछ जो है अवेलेबल होने लगे। ठीक है, धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। ठीक है, जो धर्म में जो कुंठित भावना था
उसमें भी सुधार हुआ। उसका सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्र जो है धर्म पर ही पड़ा था। धर्म युद्धों ने पहले ही पोप के प्रभाव को नष्ट किया था। जो पोप जो है अपने आप को जो भगवान मानते थे, जो कहते थे कि भगवान जो है हमें राजा बना करके पृथ्वी पर भेजा है, आप लोग जो है मेरा बात मानो, मतलब उस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, उसका खात्मा हो गया। तब हुआ क्या कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। धार्मिक सिद्धांत जो परंपरागत जो धार्मिक जो अंधविश्वास था वो खत्म हुआ। धार्मिक बंधन से लोग जो है शिथिल पड़ गए। नए नए विचार का विकास होने लगा। जो कुरीतियाँ थी वो खत्म होने लगा। अपने यहाँ भी जो है भारत में भी जो है सती प्रथा थी और कितनी कितनी प्रथा थी। बहुत 10 साल 12 साल में जो है शादी हो जाता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यानी कि जब अच्छे चीज़ जब फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला, तो हर जगह है कि उसका परिणाम तो मिलेगा ही। अगला है कि विकसित पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूल और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी एवं लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। ठीक है, इसीलिए जो है धार्मिक का जो उदय होता है। तो इस प्रकार क्या है कि पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, ये हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम और पढ़ाएंगे, लेकिन जो कारण है और परिणाम है, अगर क्वेश्चन में कारण और परिणाम आता है तो आप उसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं कि पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अपनी आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में सफल हुआ। इस प्रकार मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। धन्यवाद। ठीक है।